हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हमने इसमें पहले लेक्चर में हमने बात की थी oogenesis की। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है oogenesis वाली तो उसे आप जाके देख लीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो जो हार्मोनल्स चेंजेस होते हैं फीमेल की बॉडी में, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें सारा कुछ आज हम हार्मोन्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे समझा दूँगी। देखिए, मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो टर्म आपको याद रखनी है, मिनार्की और मीनोपोज। मिनार्की होता है जब फर्स्ट मेंसेस आते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, उसे हम बोलते हैं मिनार्की। और मेनोपोज क्या होता है, जब जो फीमेल होती है जब उसकी एज 50 टू 55 के बीच में होती है, तो जो लास्ट मेंसेस आते हैं उसको हम बोलते हैं मीनोपोज। ठीक है, तो आफ्टर प्यूबर्टी मिनार्की एंड आफ्टर जो होता है जब एज हो जाती है तो उसके क्या बोलते हैं, मेनोपोज बोलते हैं उसको। आगे इतनी बात समझ में। चलिए अब देखिए, एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे और कुछ ग्राफ हैं एनसीईआरटी के अलावा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए अब बात कर लेते हैं पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल, थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, द रिप्रोडक्टिव साइकिल, हाँ पहले तो अपने साथ लेकर बैठिए और लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ते चलिए जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, मंकीज़ हो गए, एपीज़ हो गए या ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनमें जो भी रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन मैंने बताया था अभी आफ्टर प्यूबर्टी होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिनार्की बोलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल, कितने डेज पे होते हैं, 28 से 29 डेज़ पे जो पूरा साइकिल है। जो फर्स्ट मेंसेस आते हैं उसके बाद जो सेकंड मेंसेस आते हैं दूसरे मंथ में, तो उनके बीच का जो साइकिल होता है 28 से 29 दिन का होता है, 28 टू 29 डेज़ का इतना होता है। ठीक है, तो उसी वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेंसेस आए पहले मंथ में आए, उसके बाद जब दूसरे मंथ में आते हैं तो बीच का जो टाइम पीरियड होता है इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। आज हमें पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ही बात करनी है कि ये जो 28 से 29 दिन के बीच का टाइम पीरियड होता है उसके अंदर कौन कौन से फीमेल बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। आज हमें वही सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब क्या है इसमें, एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने अभी आपको बताई दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें कुछ चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे, कुछ हार्मोनल चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे कि कैसे कैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं, कैसे कैसे ग्राफियन फॉलिकुलर फेज़ आती है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte निकलता है। ये ग्राफियन फॉलिकल्स वगैरह सब मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आज इतना डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी मैं एक बार आपको पूरा उसका डायग्राम दिखा देती हूँ। ठीक है, ये वाला डायग्राम देखिए बच्चों, इसमें ये क्या है, ओवरी का क्या है, ये सेक्शन व्यू है। अब देखिए एक बात और सुनिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो साइमल्टेनियसली दो में चलती रहती है। कौन कौन से में चलती रहती है, एक तो ओवरी में चलती रहती है और एक यूट्रस में चलती रहती है। तो हमें किसके बारे में बात करनी है, एक ओवरी के साइकिल के बारे में बात करनी है और एक यूट्रस के साइकिल के बारे में बात करनी है कि जो 28 से 29 दिन का जो टाइम पीरियड है उसमें ओवरी में क्या चेंजेस आते हैं और यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं, हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो पहले ओवरी का थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमोडियल होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, है ना। फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकुलर में ग्रैनुलोसा सेल की एक लेयर बन जाती है। फिर उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल बनता है, इसमें एक और थीका बन जाती है, एंट्रम बन जाता है टर्शियरी फॉलिकल में, है ना। फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ग्राफियन फॉलिकल में जो ये सेकेंडरी oocyte होता है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन गए, कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकन्स बनता है और फिर मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब बस हमें इन्हीं के सबके बारे में पढ़ना है कि फॉलिकुलर फेज़ क्या होती है, और जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं। इस वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, जब ओवम बाहर निकलता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, ओव्यूलेशन बोलते हैं। इन सब फेज़ के बारे में हमें पढ़ना है। एक बात मैं और बता देती हूँ आपको, देखिए जितने भी फॉलिकल्स हैं इनसे बाहर निकलता है ईस्ट्रोजन,
क्या बाहर निकलता है बच्चों? इस बात को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि किससे कौन सा हार्मोन बाहर निकल रहा था। फॉलिकल से बाहर निकलते हैं ईस्ट्रोजन और कॉर्पस ल्यूटियम से बाहर निकलता है प्रोजेस्टेरोन। बस आप इतना याद रखिए अभी, क्योंकि जो ग्राफ है उसको अगर जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि किससे कौन सा हार्मोन बाहर निकल रहा है, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, जो फॉलिकुलर फेज़ होती है, जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ये जितने भी फॉलिकल्स होते हैं इन सबसे क्या बाहर निकलता है? ईस्ट्रोजन बाहर निकलता है। और जो ल्यूटियम होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम जो होते हैं, इनसे क्या बाहर निकलता है? प्रोजेस्टेरोन बाहर निकलता है। ये प्रोजेस्टेरोन ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, उसको ये मेंटेन रखने में प्रोजेस्टेरोन वर्क करता है। बताऊंगी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होती है। जिसने पहले की वीडियो देखी होंगी उन सबको पता होगा, क्योंकि जब मेंसेस होते हैं तो एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है, उसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो जब मेंसेस होते हैं तो एंडोमेट्रियम लेयर ही शेड करती है, जो शेड करती है वो एंडोमेट्रियम लेयर ही होती है। जो ब्लीडिंग होती है वो एंडोमेट्रियम ही लेयर होती है। यूट्रस की इनर लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। उसको मेंटेन करने में प्रोजेस्टेरोन ही हेल्प करती है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर ही होता है। यूट्रस के अंदर भी एंडोमेट्रियम में ही होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म से ओवम मिल गया, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो एंडोमेट्रियम को फिर तो शेड नहीं होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेंसेस नहीं होते, इसलिए उसे मेंटेन रखने की ज़रूरत होगी लाइनिंग को, है ना। तो प्रोजेस्टेरोन ही उसको मेंटेन करता है। फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और फिर एंडोमेट्रियम जो है वो झड़ जाती है और मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मैंने आपको पूरा एक ब्रीफ व्यू दे दिया है कि कैसे कैसे हम सबको पढ़ना है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब हमें अभी पढ़ना है। बस अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या है। अब चलिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ, उससे हम फिर बात स्टार्ट करते हैं अपनी। देखिए बच्चों, ये पहले मैं थोड़ा सा आपको एक और बता देती हूँ कि फॉलिकुलर फेज़ क्या होती है, ओव्यूलेशन क्या होता है और ल्यूटियल फेज़ क्या होती है। ठीक है, एक कार्टून वे में देखते हैं, उसके बाद अपने ग्राफ पे चलेंगे। देखो, मैंने क्या कहा था कि एस्ट्रोजन, अब बहुत ध्यान से सुनते चलना और बहुत आराम आराम से। मैंने क्या कहा था, एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है, एस्ट्रोजन कौन रिलीज़ करते हैं? फॉलिकल रिलीज़ करते हैं। आगे इतनी बात समझ में, एस्ट्रोजन कौन रिलीज़ करते हैं बच्चों? एस्ट्रोजन कौन रिलीज़ करते हैं? फॉलिकल। तो ये प्राइमोडियल होते हैं, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। तो जब तक अभी फॉलिकल नहीं बन रहे, तो एस्ट्रोजन का लेवल तो अभी बिल्कुल डाउन रहने वाला है एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल डाउन। क्यों रहने वाला है? क्योंकि अभी फॉलिकल ही नहीं बने। अरे भाई, अब फॉलिकल या एस्ट्रोजन रिलीज़ करेंगे जब तक फॉलिकल ही नहीं बनेंगे। फॉलिकल कब बनते हैं? मेंसेस के बाद बनते हैं। ठीक है, अभी हम बिल्कुल 0 डे वाली बात कर रहे हैं, जब समझ लो बिल्कुल 0 डे वाली बात कर रहे हैं, जब मेंसेस स्टार्ट हुए हैं। मेंसेस स्टार्ट हो गए, फॉलिकल तो नहीं बन रहे अभी, एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल डाउन है। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, बताऊंगी अभी कैसे बढ़ता है। फिर फॉलिकल बनने स्टार्ट होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल बन गया। फिर 14th डे पे, ये वाला कौन सा ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है? 14th डे पे होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है? अच्छा, कॉर्पस जो सेकेंडरी oocyte और या फिर ओवम है, सेकेंडरी oocyte कह लो या ओवम कह लो, ये कहाँ से निकलता है? ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है। तो ग्राफियन फॉलिकल से ये तो है नहीं कि वो खुद निकल जाएगा, नहीं। LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये LH 14th डे पे LH का सर्ज होता है। LH बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ मात्रा में बाहर निकलता है, जिससे कि ओव्यूलेशन होता है। तो देखो यहाँ पे LH दिख रहा है, LH ने क्या करा? इससे घूंसा मारा। किससे घूंसा मारा? ग्राफियन फॉलिकल के ने क्या करा? उसको सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाला। और जो उसके बाद क्या बन जाता है? उसके बाद बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद कॉर्पस ल्यूटियम साइज़ में छोटा होता जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलेगा? प्रोजेस्टेरोन निकलेगा। देखो, अच्छा, जब ये छोटा होता जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती चली जाएगी प्रोजेस्टेरोन की मात्रा। और जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती चली जाएगी, फिर से वही बात आ जाएगी, फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पूरी झड़ जाएगी। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही तो मेंटेन रखता है यूट्रस की लाइन को। जब यूट्रस की लाइन ही मेंटेन नहीं रह पाएगी, क्योंकि यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब मेंटेन रहती है, कौन रखता है? उसे प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रखता है। जब प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो लाइनिंग झड़ जाएगी, फिर मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। आगे इतनी बात समझ में। और अगर हाँ, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म हो गया, तो एक कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल
बना रहता है और जो लाइनिंग है वो मोटी होती जाती है और फिर वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। आगे इतनी बात समझ में देखो, नहीं आए तो कमेंट करके बता देना। इतनी बात आ गई कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब अपने ग्राफ पे चलते हैं। अब देखो बच्चों, ये एक ग्राफ है, इसको बहुत ध्यान से देखना। देखिए क्या हुआ, 0 डे पे क्या हुआ, मेंसेस हो रही हैं, ठीक है। 2 या 2 to 5 डेज चलते हैं मेंसेस 0 डे पे। जब 0 डे पे मेंसेस स्टार्ट हुए तो फॉलिकल तो नहीं बनेंगे। तो देखो एस्ट्रोजन का लेवल क्या है, मैं कलर यूज़ कर लेती हूँ, रेड कलर यूज़ कर लेती हूँ मैं। देखो कौन सा लेवल है इसका, ये वाला देखो, ये बिल्कुल लेवल डाउन है, दिख गया ये एस्ट्रोजन। इस वाले कलर को देखो, ये बिल्कुल लेवल डाउन है, ये देखो डाउन है क्योंकि मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, फॉलिकुलर अभी बने नहीं है। अच्छा एस्ट्रोजन का लेवल डाउन है तो एकदम से क्या हुआ, एकदम से ये जो इन्फॉर्मेशन है कि बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल डाउन है, ये इन्फॉर्मेशन किसके पास पहुंची, ये इन्फॉर्मेशन पहुंची ब्रेन के पास। क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची बच्चों, कि एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बिल्कुल डाउन है। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई ब्रेन के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड आप सबको पता ही है, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड भी पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अगला वाले हिस्से को हम बोलते हैं एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब उसने क्या करा, उसने FSH निकाला। क्या निकाला बच्चों, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों कह रहे हैं हम इसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ये फॉलिकल बनाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल डाउन है। एस्ट्रोजन कौन रिलीज़ करता है, फॉलिकल रिलीज़ करते हैं। तो हमें क्या चाहिए ओवरऑल, कि फॉलिकल कैसे भी करके बने ताकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाए। इसलिए एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या रिलीज़ करा, FSH रिलीज़ करा। क्या रिलीज़ करा बच्चों, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करा। ये देखो ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला देखो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बढ़ा। अच्छा अब आप कहेंगे कि मैम ये एकदम से बढ़ा और एकदम से कम क्यों हो गया। ये कम इसलिए हो गया क्योंकि निगेटिव फीडबैक, मैंने आपको बताया था ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, FSH एकदम से बढ़ गई, वो एस्ट्रोजन का फॉलिकल बनने लगे, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। अब ये ज़्यादा ना बढ़ जाए, अब अगर FSH रिलीज़ होता रहेगा तो एस्ट्रोजन का लेवल तो बहुत बढ़ जाएगा, इतना तो नहीं बढ़ाना है ना हमें। इसलिए अब निगेटिव फीडबैक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब FSH कम, अब ब्रेन को क्या सूचना पहुंचती है कि अब फॉलिकल बनने लगे हैं। बस फॉलिकल को तो क्या चाहिए था, एक चाबी भरने को चाहिए थी, क्योंकि फॉलिकल तो बहुत मात्रा में भरे हुए हैं ओवरी में, उन्हें तो बस ज़रा सा एक सिग्नल चाहिए था। जैसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ हुआ एकदम से फॉलिकल बनने स्टार्ट हो गए, और जैसे फॉलिकल बनने स्टार्ट हुए तो एस्ट्रोजन वैसे ही निकलेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, बेसिकली कहाँ से निकलता है एस्ट्रोजन, वेरी गुड, ठीक है। आगे बात समझ में, फॉलिकल से निकलता है। आगे इतनी बात समझ में, एस्ट्रोजन फॉलिकल से निकला। अब देखिए अब क्या होता है, अब यहाँ पे देखो इसका लेवल FSH का बढ़ना शुरू हो, इसका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हुआ FSH का कम हो गया, निगेटिव फीडबैक हो गया। अब देखो अब आ गए 14th डे पे, ठीक है, मेंसेस के बाद अब आ गए 14th डे पे। तो 14th डे से भी कुछ घंटे पहले, समझ लो 1 या 2 दिन पहले, LH का क्या होता है, सर्ज होता है। क्या होता है बच्चों, बता 1 मिनट रुकिए, ये क्या है, ये है LH। तो एक LH तो अभी बिल्कुल कम था, देखो बिल्कुल कम था, एकदम से LH का सर्ज हुआ। क्या हुआ, LH एकदम से अपनी पीक पे पहुंच गया। क्यों पहुंच गया LH अपनी पीक पे, क्योंकि इसे बच्चों क्या निकलवाना था, LH को सेकेंडरी oocyte निकलवाना था। किससे निकलवाना था, ग्राफियन फॉलिकल से निकलवाना था। आगे इतनी बात समझ में, किससे निकलवाना था, ग्राफियन फॉलिकल से निकलवाना था। क्या निकलवाना था, सेकेंडरी oocyte निकलवाना था ग्राफियन फॉलिकल से। इसलिए एकदम से LH सर्ज हुआ। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकला, LH एकदम से डाउन हो गया, ठीक है, LH एकदम से डाउन हो गया। इसका बस इतना ही काम होता है। आगे इतनी बात समझ में। अब ये ईस्ट्रोजन निकल रहा था, ये इसका भी पीक आ गया था ईस्ट्रोजन का, क्योंकि जब फॉलिकल सारे बन गए थे। अब देखो ओव्यूलेशन हो गया यहाँ पे 14th डे पे, तो ईस्ट्रोजन एकदम से डाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फॉलिकल जो थे ग्राफिन फॉलिकल अब कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो गया, और कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन नहीं निकालता, इसलिए अभी एकदम से 14 डे के बाद डाउन हो गया। और क्या निकालता है कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्ट्रॉन निकालता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन एकदम से बढ़ गया। आगे इतनी बात समझ में पूरी, कैसे कैसे क्या हो रहा है। अच्छा कॉर्पस ल्यूटियम के बाद क्या बन रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम के बाद बनना था कॉर्पस एल्बिकन्स। मैंने कहा था ना, कॉर्पस ल्यूटियम है वो अपना साइज़ छोटा करता चला जाता है धीरे धीरे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन धीरे धीरे कम होता चला गया, बिल्कुल कम हो गया,
कॉर्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, तो कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल धीरे धीरे सब खत्म होता चला गया। देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होता चलेगा। जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम ख़त्म होता चलेगा, प्रोजेस्टेरॉन भी ख़त्म होता चला जाएगा, क्योंकि बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम से ही तो निकल रहा है ना प्रोजेस्टेरॉन। जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बचेगा तो ये कैसे निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन। तो जैसे ही अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम अपना ख़त्म हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल डाउन हो गया और एंडोमेट्रियम की वॉल क्या हो गई, शेड कर गई और मेंसेस स्टार्ट हो गए। क्योंकि मेंटेन कौन रख रहा था, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रख रहा था एंडोमेट्रियम की वॉल को, है ना। और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकला था, कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा था, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल वैसे ही बना रहता है और एंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है, तो इम्प्लांटेशन करने के लिए रेडी हो जाती है। आगे इतनी बात समझ में, एक बार और देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया, 0 डे पे मेंसेस स्टार्ट हुए, मेंसेस स्टार्ट होंगे, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे। जब फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल डाउन रहेगा। फिर क्या जाता है, ब्रेन के पास एक इन्फॉर्मेशन जाती है कि एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में एकदम से डाउन हो रहा है। आगे इतनी बात समझ में कि एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में डाउन हो रहा है, तो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, एफएसएच को रिलीज़ करती है। एफएसएच को रिलीज़ करती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करती है। फॉलिकल बनने लगते हैं, फॉलिकल जैसे ही बनने लगते हैं एस्ट्रोजन का लेवल हाई पीक पे हो जाता है। किस पे हो जाता है, एलएच का लेवल पीक पे हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एलएच निकलता है। एलएच क्यों निकलता है 14th डे पे, क्योंकि उसको क्या करना होता है, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालना होता है, ठीक है। अब एलएच ने क्या करा, एलएच ने सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाल दिया, पीक पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल्स किस में चेंज हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा। फिर फॉलिकल ख़त्म होगा तो फॉलिकल ख़त्म होगा तो फिर ये नीचे डाउन आ गया, है ना। और कॉर्पस ल्यूटियम बन गया 14 डे के बाद, तो प्रोजेस्टेरॉन अपर पे आ गया, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, सिकुड़ने लगा अपने साइज में, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, वो मेंटेन नहीं कर पाया एंडोमेट्रियम को, वो भी शेड हो गए, फिर मेंसेस स्टार्ट हो गए 28 डेज़ पे। पूरा यही चलता रहता है। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। और एफएसएच फिर अपना धीरे नीचे आ जाता है, फिर दोबारा पूरी यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। उसके पास फिर से इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के पास, वो फिर से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा, फिर से एस्ट्रोजन बनने लगेगा क्योंकि फॉलिकल बनने लगेंगे, ठीक है। एलएच भी बिल्कुल नीचे चल जाता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बनता, कॉर्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो बच्चों एक डायग्राम ये देख लेते हैं और समझ में आ जाएगा। देखो 0 से 4 डेज़ पे क्या मेंसेस स्टार्ट होते हैं, फॉलिकल्स नहीं बनते हैं, ठीक है। फॉलिकल्स बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। ये वाला जो है ना, ये वाला ग्रीन वाला, ये एस्ट्रोजन है, ठीक है। फॉलिकल नहीं बन रहे हैं। अब फॉलिकल नहीं बन रहे हैं तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखो हो रहा है, ब्रेन के पास सूचना गई होगी, इन्फॉर्मेशन गई होगी, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकला, देखो पीक पे आ गया। जैसे ये निकला वैसे ही फॉलिकल बनने लगे, ये अपनी पीक पे आ गया। उसके बाद 14 डे पे एलएच पीक पे आ जाता है। एलएच जैसे ही निकला उन्हें सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाला, ग्राफिन फॉलिकल ख़त्म हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गया। तो जैसे ही फॉलिकल्स ख़त्म हुए एस्ट्रोजन का लेवल फिर डाउन हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम अपर पे आ गया, फिर इसका डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, छोटा होता चला जाता है, प्रोजेस्टेरॉन को नहीं सिक्रीट कर पाता है, इसलिए एकदम से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया और मेंसेस स्टार्ट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि मेंटेन ही प्रोजेस्टेरॉन रखते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं बचेगा तो जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको मेंटेन कौन रखेगा। आगे बात समझ में। देखो बच्चों एक और देख लेते हैं ये वाला, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अब इसमें क्या होता है, मेंसेस हुए, एस्ट्रोजन देखो अभी कितना कम है, एफएसएच फिर बढ़ा, एफएसएच बढ़ा, ब्रेन के पास सूचना गई, एफएसएच बढ़ा। जैसे ही एफएसएच बढ़ा फॉलिकल डेवलप होने लगे, जैसे वैसे एकदम से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, अब देखो एलएच एकदम से सर्च पे आ गया, एलएच ने क्या करा, ओव्यूलेशन करवा दिया। देखो करवाया, ग्राफियन फॉलिकल, इसको घूसा मारा था ना ग्राफियन फॉलिकल को एलएच ने, जैसे इसको घूसा मारा सेकेंडरी oocyte बाहर निकला। जैसे ही सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा वैसे ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन को थोड़ी रिलीज़ करता है, इसलिए एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, वो तो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ करता है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम
से हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, देखो कॉर्पस लुटियम अभी कितना बड़ा है, फिर छोटा होता जाएगा, छोटा हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में बन जाएगा। और अभी कॉर्पस एल्बिकन्स तो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज नहीं कर पाएगा, तो एकदम से देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया, और एंडोमेट्रियम की जो एंडोमेट्रियम लेयर थी उसको वो मेंटेन ही नहीं कर पाया, और मेंसेस स्टार्ट हो गए। आगे बात समझ में, मेंसेस हो रहे हैं। प्रोलिफरेटिव फेस मतलब कि क्या हो रहा है, हाँ एक बात तो और समझ लीजिए, प्रोलिफरेटिव फेस होती है एंडोमेट्रियम को दोबारा बनाना भी तो है ना दोबारा, जब यहाँ पे मेंसेस होगा, यहाँ पे मेंसेस और दोबारा बनेगा भी। बनाता कौन है इसको, एस्ट्रोजन बनाता है। जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ने लगेगा, जैसे डेवलप फॉलिकल बनेंगे फॉलिकल, वैसे ही एस्ट्रोजन एकदम से बढ़ने लगेगा, और जो है इसकी एंडोमेट्रियम लेयर भी एकदम से बनने लगेगी। तो बनाता कौन है, क्वेश्चन आता है एंडोमेट्रियम की लेयर को बनाता कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन। और मेंटेन कौन करके रखता है, मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही ख़त्म हुआ, वैसे ही एंडोमेट्रियम की वॉल शेड कर गई, और प्रोजेस्टेरॉन अगर बना रहा, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये जो लेयर है ये थिक होती जाती है, और यहीं पे इम्प्लांटेशन हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, एलएच का सर्च सब देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इसका। ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें देखो डेज से भी दे रखा है, एक बार और समझा देती हूँ। इसमें डेज नीचे हो रहे हैं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा है, चलिए ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या बताया था मैंने, ज़ीरो से देखो क्या हो रहा है, मेंसेस स्टार्ट हो रहा है, 0 से 4 या 5 डेज तक चलते हैं नॉर्मली। उसके बाद नॉर्मली 0 से 5 डेज तक चले, उसके बाद हम बॉडी उसके ब्रेन के पास क्या सोचने लगे कि ईस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है। जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है, ईस्ट्रोजन का लेवल, वैसे ही एफएसएच निकलेगा। जैसे ही एफएसएच निकला, वैसे ही फॉलिकल बनने स्टार्ट हो गए, और इधर मेंसेस भी रुक जाते हैं, और फिर से लेयर बनने लग जाती है। अब तो बात समझ में आ गई ना कैसे कैसे क्या हो रहा है पूरा। अगर अभी नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बताना पूरा, फिर दोबारा बताऊंगी। और एक चीज़ और समझ लीजिए, फॉलिकुलर फेस कौन सी होती है, जहाँ पे फॉलिकल बनते हैं। ल्यूटियल फेस कौन सी होती है, कॉर्पस ल्यूटियम वाली होती है। और बीच वाली कौन सी होती है, ओव्यूलेशन वाली होती है, जिसमें ओव्यूलेशन होता है। आगे बात समझ में, चलो अब एनसीईआरटी पे चलें। देखो बच्चों, अब एनसीईआरटी में क्या लिखा, वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिडल वाला क्या बोल रहे हैं, ये 14th डे वाला वन ओवम रिलीज हो रहा है ना ग्राफियन फॉलिकल से। देखो आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से पूरा डायग्राम दे रखा है, एक बार एनसीईआरटी का भी समझ लेते हैं। मेंसेस स्टार्ट हुए, जब मेंसेस स्टार्ट हुए तो सही बात है, फॉलिकल बनने का तो कोई काम नहीं, क्योंकि मेंसेस स्टार्ट हो गए। एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल डाउन पे है। जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल डाउन पे है, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन गई, एफएसएच क्या हुआ, एफएसएच एकदम से बढ़ा, एफएसएच एकदम से बढ़ा। देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ा एफएसएच, उसके बाद डाउन हो गया। क्यों हो गया डाउन, क्योंकि फॉलिकल्स बनने लगे। बस फॉलिकल्स को तो क्या चाहिए था, सिग्नल चाहिए था, क्योंकि हज़ारों लाख मिलियंस की मात्रा में फॉलिकल्स ओवरी के अंदर भरे हुए हैं। आगे इतनी बात समझ में। वैसे ही एकदम से उन्हें जैसे सिग्नल मिला, एफएसएच रिलीज़ हुआ, एकदम से फॉलिकल बनने लगे, और ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया। 14 डे पे क्या हुआ, एलएच का सर्ज हुआ। एलएच ने क्या करा, ओव्यूलेशन करवा दिया। ओव्यूलेशन के बाद क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना। तो क्या हुआ, एकदम से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो गया, और एस्ट्रोजन नीचे घट गया, और प्रोजेस्टेरॉन एकदम से बढ़ गया। ठीक है, अब रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, इस पर कॉर्पस ल्यूटियम दे रखा है, कॉर्पस एल्बिकन्स का नेम नहीं दे रखा है। ये छोटे होते चले गए, प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलना बंद हो गया, और फिर मेंसेस स्टार्ट हो गए, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गई। ये ल्यूटियल फेस थी पूरी, ये बीच वाली ओव्यूलेशन था, ये वाली फॉलिकुलर थी। आगे बात समझ में, अब तो आ गई होगी अच्छे से। चलिए अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं अपना। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9, जो मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है, अलग अलग ग्राफ से समझा दिया है। अब तो आपको आई होप कि आई गई होगी। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एटलीस्ट 3 to 5 डेज रहता है मेंसेस। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। देखो है ना, ब्रेकडाउन हो रहा है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का। क्यों हो रहा है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकडाउन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन खत्म हो गया, इसलिए मेंसेस दोबारा स्टार्ट हो गए। और मेंसेस बंद क्यों हो जाते हैं उन्हें, क्योंकि ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, वो दोबारा बना देता है। उसको एक प्रोलिफरेटिव फेस कहते हैं। कहा था ना मैंने आपसे, दो में बात चल रही है,
एक तो ओवरी में ही पूरी फॉलिकुलर की बात चल रही है, और ये वाली किस में चल रही है, ये यूट्रस में चल रही है। आगे बात समझ में। अब देखो, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। यही तो झड़ती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की झड़ती है, और फिर वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। सही बात है, मेंस्ट्रुएशन कब होंगे, जब जो ओवम जो रिलीज हुआ है 14 डे पे, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है स्पर्म के साथ, तो मेंसेस स्टार्ट होते हैं, और फर्टिलाइज हो जाता है तो वो इम्प्लांटेशन होता है, फिर मेंसेस होते ही नहीं है। अब देखो, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। सही बात है, अगर मेंसेस नहीं हो रहे हैं तो वो एक प्रेगनेंसी का इंडिकेशन भी है। ठीक है, अगर आपका कोई भी सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं रहती है और उसके बावजूद भी आपको मेंसेस नहीं होते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो भी मेंसेस नहीं होते हैं। हाउएवर इट में ऑल्सो भी कॉज ड्यू टू, देखो, सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, इनकी वजह से भी कई बार मेंसेस नहीं होते हैं। द मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। सही बात है, फॉलिकुलर फेज से स्टार्ट हो रही है। मेंसेस के बाद कौन से स्टार्ट हो रही है, फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो रही है। अब तो अच्छे से आ जाना चाहिए। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफिन फॉलिकल्स बन रहा था फिर, और साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफेरेशन। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि एक तरफ तो क्या हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, एक तरफ तो फॉलिकुलर स्टेज चल रही है ओवरी में, और दूसरी तरफ कौन सी स्टेज चल रही है यूट्रस में, प्रोलीफेरेशन वो चल रही है, स्टेज चल रही है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें एंडोमेट्रियम की लाइन दोबारा से बन रही है। कौन बना रहा है, एस्ट्रोजन बना रहा है। एस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है, फॉलिकल से निकल रहा है। आगे इतनी बात समझ में। देखो, अब ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल, तो आ गया ना ग्राफिन फॉलिकल, साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम भी बन रही है दोबारा से प्रोलिफेरेशन फेज में। दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है। देखो, कभी एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, फिर प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, एफएसएच बढ़ रहा है, एलएच बढ़ रहा है। आगे इतनी बात समझ में। अब देखो बच्चों, कौन कौन से हैं, गोनेडोट्रोपिन, एलएच, एफएसएच इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। अब यहाँ से देखिए, द secretion of gonadotropin, LH and FSH, luteinizing hormone और FSH increases gradually during the follicular phase। सही बात है, फॉलिकुलर फेज में तो इंक्रीज हो रहा था FSH एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट। FSH क्या कर रहा था, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर रहा था, एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। फॉलिकल्स बनेंगे तो एस्ट्रोजन अपने आप ही निकलेगा बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल साइकिल ऑफ 14th डे। पता ही है आपको, एलएच सर्ज आता है 14th डे पर, क्या करता है, ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालता है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल। पता ही आपको, एलएच सर्ज देखो इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम या सेकेंडरी oocyte, और इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, देखो, तो पहले मेंसेस आया, फिर फॉलिकुलर फेज आई, फिर ओव्यूलेशन आया, फिर कॉर्पस ल्यूटियम वाली ल्यूटियल फेज आई। रटने की तो ज़रूरत नहीं है ना, समझने की ज़रूरत है। द ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज इज़ फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। सही बात है, ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज आती है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफर एट द कॉर्पस ल्यूटियम। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बताई दिया मैंने आपको, जो कि किसके लिए एसेंशियल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए। सच एज एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर, एंडोमेट्रियम क्यों ज़रूरी होती है, इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है। जब कल आपको मैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन बताऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में कैसे होता है। जब एंडोमेट्रियम में झड़ जाएगी तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी एंडोमेट्रियम को बनाए रखने में और उसको बनाने में और उसको मेंटेन रखने में। बनाता कौन है, एस्ट्रोजन बनाता है। मेंटेन कौन रखता है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन रखता है।
ठीक है, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। आप सबको पता है प्रेगनेंसी के दौरान सारे जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट्स हैं, मेंसेस हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है, सिकुड़ता चला जाता है। दिस कॉसेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। सही बात है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल छोटा होता चला जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी घटता चला जाएगा, और जब एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन ही नहीं बचेगा प्रोजेस्टेरॉन, तो एंडोमेट्रियम तो अपने आप ही झड़ जाएगी, अपने आप ही शेड हो जाएगी और मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, मार्किंग अ न्यू साइकिल। इन ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज कब होता है, 50 के अराउंड। जब 50 एज हो जाती है फीमेल की तो उसके अराउंड वो बंद हो जाते हैं होना, इसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मिनार्की एंड मेनोपॉज। सही बात है, एक जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो किसका इंडिकेशन होता है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिकेशन होते हैं। आगे पूरी बात समझ में मेंसेस की। अब देखिए एक डायग्राम और दिखा देती हूँ, मतलब देखिए बच्चों, इसमें देखो ये इसमें क्या बता रही हूँ मैं, अभी मैंने आपको सब ओवरी का बताया था, अब एक बार आप यूट्रस में भी देख लीजिए कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज। देखो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, देखो ये है एंडोमेट्रियम, ये पूरी झड़ रही है और वेजाइना के थ्रू बाहर आ रही है। दूसरा क्या है, ये पूरी झड़ गई, पूरी बाहर आ गई, फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकुलर फेज कौन सी है, जिसमें फॉलिकल्स बन रहे हैं और एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। देखो दोबारा बनने लगी, थोड़ी थोड़ी आपको लाइट लाइट देखो रेड दिख रही होगी, ये साइडों में ये वाली रेड दिख रही होगी, दोबारा बनने लगी है। फॉलिकुलर के बाद क्या आती है, ओव्यूलेशन फेज आती है, अभी पूरी थिक हो जाती है, इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होती है ओव्यूलेशन फेज में, क्योंकि ओवम बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है, ल्यूटियल फेज आती है, ये पूरी थिक है। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, अगर ल्यूटियल फेज में फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन बना रहेगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ल्यूटियल फेज में, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे बिल्कुल फिर बंद हो जाए, कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फिर डाउन हो जाएगा, फिर वो झड़ जाएगी। आ गई बात समझ में पूरी। एक डायग्राम और देख, ये देखो बच्चों, इसमें भी पूरा यही बता रखा है, सब फॉलिकुलर फेज बता रखी है, मेंस्ट्रुएशन बता रखे हैं, देखो अच्छे से देखो, एक मिनट रुको, ये देखो मेंस्ट्रुएशन, ये पूरी वॉल, ये देखो पूरी वॉल झड़ रही है, देखो वेजाइना के थ्रू सब बाहर आ रहा है, ये आ रहा है मेंस्ट्रुएशन में। मेंस्ट्रुएशन के बाद फॉलिकुलर फेज देखो दोबारा बनने लगी, फिर ओव्यूलेशन, ये देखो यहाँ से ओव्यूलेशन होके यहाँ पे आ जाता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, और फिर ल्यूटियल फेज बन जाती है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल सिकुड़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाता है, और फिर से वो एंडोमेट्रियम झड़ जाती है, क्योंकि मेंटेन रखने वाला हार्मोन ही नहीं होता। आ गई इतनी बात समझ में। देखिए अगर आपको अभी भी इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेंसेस में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं कल फिर दोबारा पूरा आपको अच्छे से समझा दूंगी एक बार और वैसे तो वीडियो बार बार अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा, अगर मैं लग रहा है कि अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप वो भी कमेंट करके बता दीजिए कि मैम आपकी स्पीड ज़्यादा थी तो हमें समझ नहीं आ पाया। और जितने भी मैंने आपको ग्राफ दिखाए उन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बार बार पोस्ट करके देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया है, और अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको दोबारा बता दूँगी। ठीक है, कल हम पूरा इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। आज यहीं पे अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।